हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप विश्वास करिए दोस्तों, आपका जो अभी DFCIL का पेपर होना है उसमें सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी पैटर्न पे। और जो पेपर का लेवल होगा थोड़ा इससे अप ही रहेगा, क्योंकि अब समय चेंज हो चुका है। ये पेपर पुराना है तो उस समय पेपर थोड़ा इजी पूछा जाता था, लेकिन अब 2023 चल रहा है तो यहाँ पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जहाँ से पूछा जाएगा वो सब यहीं से रहेगा। ठीक, अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि दोस्तों आज 1 दिसंबर हो चुका है और आपका पेपर दोस्तों 17 तारीख को होना तय है। ठीक, और ये भी पता है कि आपका पेपर जो होगा वो कहीं आसपास आपके शहर में नहीं होगा। आपका पेपर बड़े शहर जैसे दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, इन बड़े शहरों में होना तय है। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आज 1 दिसंबर हो चुका है और आपको अब केवल 15 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। 15 दिन में आप जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अब केवल 3000 कैंडिडेट ही बचे हैं। ठीक, केवल CBT 2 3000 लोग देखेंगे। और ये वीडियो दोस्तों SNT वाले सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप फिटर से भरे हैं, इलेक्ट्रीशियन से भरे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। 60 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 35 से 40 प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन हो गया और एनालॉग डिजिटल हो गया, इन सब से ही रहेगा। बाकी जो 20-25 क्वेश्चन बच रहे हैं वहाँ से 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, और इस वीडियो का टारगेट दे रहे हैं आपको हम 50 लाइक का। ठीक, यदि आप 50 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो हम जो हमारा सेकेंड पार्ट बन के रखा हुआ है उसे अपलोड कर देंगे। आप उस वीडियो को देखिए। इसके साथ ही साथ 10 दिन जो बच्चे हैं, 10-15 दिन, हम इसी तरह से और भी जो पेपर हुए हैं, इसरो का हुआ या फिर DRDO का हुआ या फिर जो प्रीवियस ईयर DFCIL का ही है, उससे भी हम ला देंगे, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब थ्योरी पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, आप लोग केवल ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपको बताना है पैरिटी चेकर यूजुअली कैन डिटेक्ट। तो देखिए दोस्तों, पैरिटी चेकर जो होता है यह 1 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। ठीक, पैरिटी चेक जो करता है ये केवल 1 बिट को डिटेक्ट करता है। आपको बता दें कि यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ओड होता है, एक होता है इवन होता है। ठीक, अब देख लीजिए, हम थोड़ा एक क्वेश्चन करा देते हैं इसी पे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 111 और यहाँ लिखा है 111, उसके बाद यहाँ डैश है और इधर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं 011 और एक यहाँ डैश दे रहे हैं। अब दोनों जगह बताना है कि जो डैश है यहाँ पे 1 आएगा कि 0 आएगा। तो आपको बता दें, देखिए क्या होता है, जो ओड पैरिटी चेकर होता है उसमें वंस की संख्या, जो एक की संख्या होती है वो ओड होना चाहिए। तो इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले से 3 1 है। अगर हम यहाँ 1 भर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ओड में हमें वंस की संख्या ओड ही रखना है, तो मतलब 3 ही रखना है। तो इस जगह हम यहाँ पे 0 करेंगे। अब आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए वंस की संख्या 2 है, 2 एक इवन संख्या है, तो हमें ओड है तो ओड के लिए हमें ओड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 0 ना करके यहाँ पे 1 भरेंगे। ठीक, ये था आपका ओड पैरिटी चेकर। ठीक, इसी तरह हम इवन का बता देते हैं 1 1 और यहाँ बताना है आपको। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन नीचे कर देते हैं 1 1 1, अब यहाँ बताना है। ऊपर वाले में देखिए 1 1 पहले से ओड इवन है तो हम यहाँ 0 भर देंगे। अगर 1 करेंगे तो यह ओड हो जाएगा। अब नीचे वाले देखिए आप 1 1 1 3 है, 3 जो कि एक ओड है और हम इवन पैरिटी बनाना है, तो इवन के लिए हम यहाँ पे 1 भरेंगे। अगर 0 कर देंगे तो 0 क्या होता है, 0 ओड हो जाएगा। ठीक, ये था आपका पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूरा। अगर आप इसी तरह से पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 50 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह डेसिमल संख्या दशमलव वाला है, 0.375। ठीक, इससे हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 से 14 15, फिर 2 3 6 1 7, मतलब 0 आ गया 750। फिर हम 0.750 को फिर हम 2 से करेंगे, कितना आएगा, 75 दूना 150। ठीक, इतना आ गया।
अब 0.500 को फिर हम 2 से करेंगे, ठीक, 0.5 ये है, इसको 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1.000। अब देखिए पूरा 000 आ गया, इसको 2 से करेंगे तो आपका 00 ही अब आता रहेगा, ठीक। अब हमें मतलब नहीं है। अब देखिए हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जो दशमलव के इस साइड वाला ये वाला आप देखेंगे ये कितना आया है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका ऊपर से नीचे की ओर चलना है, ठीक, दशमलव वाले में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर कितना आया है 01100। अब जीरो इसको मतलब ही नहीं है तो हमारा आंसर यही आएगा, मतलब कि 011। अब इसको पूरा मिटा देते हैं। ऑप्शन अभी हमने क्या लिखा 011 फिर 0 था, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए बी वाला मिल रहा है, मतलब 0.011, ठीक। यह था दशमलव में। दशमलव में क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अगर यहीं हम पूर्णांक की बात करें, मान लीजिए यहाँ दे रखा है 17, 17 को आपको चेंज करना है तो 17 को हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, एक यहाँ शेषफल इधर लिख देते हैं, यहाँ शेष लिख दे रहे हैं, ठीक, शेष हो गया, ठीक। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, कितना हो गया 0 बचा। फिर 2 से करेंगे कितना हो गया 2 दूनी 4, 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ 0, ठीक, ये हो गया। अब देखिए कलर चेंज कर देते हैं। अब इस वाले में क्या होता है दोस्तों, इस वाले में ऐसे चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर, कितना आ रहा है पहले नीचे वाला लिखेंगे 1 फिर 000 1 2 3 फिर 1, ठीक। ये था आपका 17 का बाइनरी। तो इसको पूरा मिटा देते हैं। 17 का बाइनरी क्या हो गया दोस्तों 10001, ठीक है, ये हो गया आपका 000 या 17 का हो गया। तो पूर्णांक में भाग देना है, भाग देने के बाद नीचे से ऊपर की ओर चलना है और वहीं दशमलव में गुणा करना है और फिर ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक डिकेड काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगते हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर फ्लिप फ्लॉप या नियम होता है। डिकेड को हम दोस्तों मॉड 10 भी बोलते हैं, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, मॉड 10 काउंटर बोलते हैं। अगर हम दोस्तों 2 की पावर 4 करते हैं, कि 2 की पावर पहले हम 3 करके बता देते हैं आपको। 2 की पावर 3 करेंगे आप तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि यह 8 मतलब यह मॉड 8 तक ही काउंट करेगा, आप समझते चलिएगा। लेकिन अब 2 की पावर 4 कर देते हैं, कितना आएगा 16, मतलब कि यह मॉड 16 तक काउंट करेगा, ठीक। तो अब ये समझ गए होंगे आप 2 की पावर फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक। तो 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो आपका आएगा 16, 16 मतलब कि मॉड 16, ठीक। अब हमें कितना काउंट करना है मॉड 10 तक काउंट करना है। तो मॉड 10 के लिए दोस्तों हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, ठीक, ठीक है दोस्तों समझ गए हैं। तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, 4 फ्लिप फ्लॉप। आपको बता दें कि जैसे 4 फ्लिप फ्लॉप तो हम यूज करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 16 बराबर मॉड आपका होता है 16, ठीक, 16। लेकिन हमें मॉड 10 तक बनाना है, तो मॉड 10 तक बनाना है तो इसमें जो हमारा 6 जो होगा 10 और 16 में कितना गैप है 6, तो 6 अनयूज होगा, अनयूज, ठीक, 6 को अनयूज्ड होगा। इसमें पूछ सकता है कितना का अनयूज्ड होता है, तो 6 फ्लिप फ्लॉप का इसमें अनयूज होगा। फ्लिप फ्लॉप तो नहीं बोलेंगे, 6 स्टेट का अनयूज्ड होगा, ठीक, 6 स्टेट बोलेंगे। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दिया है 1 + a + b + c, ठीक। अब देखिए इसमें अगर और लगाएंगे, 1 में आप 0 करेंगे या फिर 1 में 1 करेंगे, आपका 1 ही आता है, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए हम मान लेते हैं a बराबर 0 होगा तब भी आपका 1 ही आएगा और a बराबर 1 होगा तब भी आपका 1 ही आएगा, तो इसका पूरा 1 हो गया। अब 1 + b + c करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 1 में b मतलब अगर b का मान अगर 0 लेते हैं तब भी 1 आएगा और 1 लेंगे तब भी 1 आएगा, तो यहाँ 1 हो गया। 1 + c करेंगे। अब देखिए c मतलब अगर c का वैल्यू आप 0 लेंगे तब भी 1 आएगा और c का वैल्यू 0 लेंगे तब भी 1 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा, ठीक। आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आई होप समझ गए होंगे। 4 क्वेश्चन अभी तक हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। आपको बता देते हैं और गेट का क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 1 आता है, 1 0 पे 1 आता है, 1 1 पे 1 आता है। यह है और गेट का सिंबल, और गेट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। और गेट के सिंबल की बात करें, और गेट का सिंबल हम बना देते हैं आपको। देखिए दोस्तों और गेट का कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये है आपका और गेट का, यहाँ आउटपुट रहेगा y और यहाँ रहेगा a और b इनपुट रहेगा। ये है पूरा और गेट का पोस्टमार्टम। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
आपको बताना है 1 बाइट की क्या होता है। तो 1 बाइट बराबर, ये तो सबको पता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट होता है, ठीक, 8 बिट। तो यहाँ पे सही आंसर सी वाला हो जाएगा, 8 बिट। अगर 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ये पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि निबल में कितने बिट होती हैं। निबल में दोस्तों आपके 4 बिट होती है, निबल में 4 बिट, और वहीं दोस्तों बाइट में 8 बिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने जितने प्रीवियस वीडियो आपको कराया सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने आपको फीडबैक एम्पलीफायर बताया था। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक का पूरा आया। नेगेटिव फीडबैक देखिए, नेगेटिव फीडबैक, इसमें क्या होता है, आपका गेन बड़े में लिख देते हैं। गेन दोस्तों आपका घटता है, गेन घटता है, लेकिन बैंडविड्थ आपकी बढ़ती है, ठीक। स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। उसके बाद डिस्टोर्शन आपका घटता है, नॉइस आपका घटता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद हम गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक। अब गेन घटेगा तो आउटपुट आपका घटेगा और इनपुट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली रिलेशन है। अब कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, इंग्लिश वाला समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीज डिस्टोर्शन, देखिए मैंने बताया डिस्टोर्शन आपका घटता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन डिक्रीज स्टेबिलिटी मैंने बताया स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। डिक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस, मैंने बताया इनपुट इम्पीडेंस आपका बढ़ता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक। और लास्ट क्या है, डिक्रीज द आउटपुट इम्पीडेंस, देखिए ये वाला सही है, आउटपुट आपका वास्तव में घट रहा है, ठीक। तो आपका जो है कुल मिला के ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से पुराना वीडियो बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और सब वीडियो का पूरा जितना डिजिटल और फीडबैक ओपन वगैरह बताया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आरएलसी सर्किट में क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, और जो 3 ओम देखिए एक्सल 2 है आपका, एक्सल ये है 3 ओम है, और आर आपका है 4 ओम, ठीक। आपसे जेड पूछा है, जेड बराबर क्या होगा, तो आपको बता देते हैं। जेड बराबर दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक। ये प्रतिबाधा होता है। आर का मान यहाँ पर क्या दिया है, रेजिस्टेंस आपका 4, मतलब 4 का 16 हो जाएगा, प्लस एक्सल क्या दिया है, 3 दिया है, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यह पूरा अंडर रूट में रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 जब रूट से बाहर आएगा 5 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपका 5 ओम ऑप्शन है सही हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। यदि अब भी आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे और ही ईजी वे में आपको समझा देंगे, ठीक। अब दोस्तों अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है, मतलब क्यों पूछा है, और क्यों बराबर क्या होता है, CV होता है। यहाँ पे देखिए C की वैल्यू कितना है, 40 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 की पावर -6 कर देंगे। अब V का मान कितना है, 50 है, ठीक। कितना है, 500 है। अब केवल आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा आपका, 5 चौक 20 हो जाएगा, मतलब 20, 2 मतलब 2, और 3 2 1 3, और 1 4, 10 की पावर 4 कर देंगे। उसके बाद 10 की पावर -6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 10 की पावर -2 हो गया, मतलब कि आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन डी आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा यहाँ पे सही आंसर। केवल कुछ नहीं, सी और वी का मान दे रखा है, आपको केवल गुणा करना है, गुणा करके आंसर बता देना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि इंग्लिश वाला देख लीजिए, पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। तो RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये 2 है पैसिव कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बताना है ए डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी क्लोज टू दी डेट आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए दोस्तों, जो जीनर डायोड होता है, यह एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ पे जीनर डायोड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, 2 कुंडलियों का, देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रेरकत्व पूछा है। इसका फार्मूला क्या होता है, K√L1 L2। के का मान यहाँ पे क्या दिया है, देखिए युग्मज का गुणांक 0.5, मतलब 1/2 लिख सकते हैं। L1 L2 कितना है, 4 और 9, मतलब 9 चौक 36, ठीक। 4 × 9 मतलब 9 चौक 36, 1/2, 9 चौक 36 मतलब बाहर आएगा 6, इससे गुणा काटेंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सही आंसर 3 माइक्रो हेनरी, ठीक। केवल 3 माइक्रो हेनरी आ जाएगा।
फार्मूला क्या होता है, के अंडर रूट L1 L2। के का मान 0.5 दिया है, L1 L2 मतलब कि 4 गुणे 9 दिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या पूछा है, ए पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से इसका पावर फैक्टर जो होगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। अगला देखिए 50 वोल्ट शिखर मान। तो देखिए आपसे पूछे RMS मान, तो VRMS मान क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन √2, मतलब कि पीक वैल्यू कितना है 50 अपॉन √2 हो जाएगा सही आंसर। मतलब कि यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, 50 अपॉन √2 सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ डिवाइड है तो इस वजह से डिवाइड वाला हमारा सही होगा। अगला क्या है, दी एंटीना एम्प्लॉयड इन टेलीविज़न रिसीवर। देखिए दोस्तों टेलीविज़न रिसीवर में जो एंटीना होता है यागी उदा होता है। इसमें क्यों, क्योंकि यह 360 डिग्री पे काम करता है, किसी भी दिशा से सिग्नल जो आता है उसे रिसीव कर लेता है। ठीक, तो एंटीना में जो होता है रिसीवर एंटीना में यागी उदा एंटीना प्रयोग होता है। अगला है सर्वोच्च आवृत्ति स्थिरता और यथार्थता से युक्त एक दोलित। दोस्तों क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्योंकि इसका क्यू पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है। इस वजह से हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट एडवांस वर्जन जो है क्रिस्टल का है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज इक्वल टू बेस बैंडविड्थ। ठीक, या भी जो ट्रांसमिशन का बैंडविड्थ होता है वह बेस बैंडविड्थ के बराबर होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे तेज है, तो ECL जो है सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है, ECL। ठीक, ECL आपको याद रखना है, ये सब डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ECL यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ECL। अगला प्रश्न है 100 वोल्ट प्रति प्राप्ति पर एक प्रवर्धक 10 वोल्ट निर्गत। देखिए इसमें क्या है, गेन अभी मैंने बताया था, गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट इम्पिडेंस बटे इनपुट। अभी मैंने पिछली बार बताया था। तो यहाँ पे 100 वोल्ट प्राप्त, देखिए इंग्लिश वाला पढ़िए, वोल्टेज गेन यहाँ पे कितना दिया है 100। ठीक, और आउटपुट कितना दे दिया है आपसे, आउटपुट आपको दिया है यहाँ पे 10। आपसे निवेश मतलब इनपुट पूछा है, जब इनपुट बराबर करेंगे 10/100 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 1/10, 1/10। ठीक, 1/10, 1/10 क्या करेंगे आप, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कराइए, नीचे भी 100 से कराइए, कितना आ गया 100 मिली वोल्ट आ गया। जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 बन के माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर -3 मिली होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या है, ऑप्टिकल प्रकाशिक उत्पादिक का उपयोग का मापन करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं, जो हमारा पायरोमीटर होता है या क्या काम करता है, या हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। हाई टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसको मेजरमेंट के लिए हम जो हमारा पायरोमीटर होता है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला दोस्तों, अगला क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई। तो किलोवाट आवर्स kWh, ये आपका विद्युत ऊर्जा की एनर्जी होती है, इकाई होती है किलोवाट आवर्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों 1 नैनो फैरेड, तो आपको पता होना चाहिए नैनो में क्या होता है, 10 की पावर -9 वाला आपका सही हो जाएगा, मतलब कि बी वाला आपका सही होगा, 10 की पावर -9। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। ये आपका मिली होता है, ये आपका पिको होता है, ये नैनो होता है और ये आपका माइक्रो होता है। इस तरह से आप पूरा जान सकते हैं। -3 वाला क्या होता है, मिली होता है, -12 वाला पिको होता है, -9 वाला नैनो होता है और -6 वाला माइक्रो होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एन टाइप अर्धचालक में अधिकांश वाहक, तो देखिए एन टाइप की बात हुई है, देखिए पूरा एन टाइप होता है। पी टाइप में, एन टाइप में जो मेजॉरिटी होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है आपका होल्स होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे, अगला 23 नंबर है, तापमान में वृद्धि के साथ एक अर्धचालक, देखिए बता देते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है घट जाता है, इस वजह से हमारा कंडक्टिविटी जो चालकता है बढ़ जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे हमसे पूछा तापमान वृद्धि के साथ एक अर्धचालक की विद्युत प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी हमारा घटेगा और कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट दोस्तों क्या होता है? एक होता है आपका नैंड और एक होता है आपका नॉर। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सहायता से हम जितने भी बेसिक गेट हैं और एंड, नॉट या फिर एक्सॉर हुआ, एक्सनॉर हुआ, इन सब को बना सकते हैं। इस वजह से नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल नैंड दिया तो हमारा नैंड हो जाएगा, बाकी नैंड के साथ नॉर भी होता है। ठीक, अगला देखिए 25 नंबर, मॉडेम का पूर्ण रूप तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर सिस्टम होता है। ठीक, तो आई होप 25 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए इसी तरह हम इसका पूरा सॉल्व कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में केवल 25 ही कराते हैं, आने वाले वीडियो में हम जो बचे हुए सवाल हैं उससे भी सॉल्व करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।